हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं शुरुआत करूंगा चैप्टर 10 यानी कि जो सदिश विश्लेषण है उसकी विविध प्रश्नावली यानी कि रिवीजन एक्सरसाइज। जैसे कि मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बोला भी था, पूरे चैप्टर का रिवीजन यानी जितने क्वेश्चन वेक्टर से संबंधित हैं उसका डॉट गुणन, क्रॉस गुणन सभी इसमें आपको मिलेंगे। अब देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं एक बार चलिए इसकी लैंग्वेज भी पढ़ता हूं। एक्स वाई तल में, इसका मतलब क्या है? देखिए एक्स वाई तल ये सिर्फ द्विविमीय तल की बात करते हैं। एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में 30 अंश का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश लिखिए। देखिए एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा वो तो यही है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा, वामावर्त दिशा यानी कि वो देखिए इस दिशा की बात कर रहे हैं। जैसे मैं चिन्ह लगाता हूं वो देखिए ये वामावर्त दिशा ये हो गई। वामावर्त दिशा में 30 अंश का कोण बनाने वाला यानी कि ये सदिश जो कि कितने अंश का कोण बनाता है? 30 अंश। इस सदिश के अनुदिश हमें मात्रक सदिश लिखना है। जो मैंने आपको देखिए रेखा दिखाई है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में 30 अंश का जो कोण बनाएगी ये दिशा, इस दिशा में हमें मात्रक सदिश लिखना है। तो आप लोग देखिए जानते हैं, मैं एक बार फिर बता देता हूं, एक्स अक्ष की जो धनात्मक दिशा होती है उसके अनुदिश इकाई सदिश आप लोग पढ़ते हैं आई, और वाई अक्ष के अनुदिश जो इकाई सदिश होता है जे। इसका मतलब क्या है? हमें मात्रक सदिश लिखना है। जैसे कि दिशा मैंने आपको दिखा रखी है, मात्रक सदिश क्या आएगा वो? ये बात आपको देखिए मैं बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में भी बता चुका हूं। मात्रक सदिश लिखने का जो मेथड, आई कॉस एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण, यानी कि आई कॉस अगर हम अल्फा मानते हैं अल्फा लिख दिया, प्लस जे कॉस वाई अक्ष के साथ बनाया गया कोण। अगर एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण अल्फा है तो y अक्ष के साथ बनाया गया कोण कितना होगा? 90 माइनस अल्फा, यानी कि cos 90 माइनस अल्फा। हम इसे बीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन आप बीटा का मान जब निकालेंगे तो वो 90 माइनस अल्फा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये कोण अगर अल्फा है तो ये कितना बचा? 90 माइनस अल्फा। हम उसे सीधा भी लिख के दिखा सकते हैं 90 माइनस अल्फा। अब एक बात और आती है, आई कॉस अल्फा प्लस हम इसे सीधा साइन अल्फा भी लिख सकते हैं, आई कॉस अल्फा प्लस जे साइन अल्फा। अब अल्फा ये वही कोण होता है जो सदिश एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बनाता है। यहां पे कितना दे रखा है आपको? 30 अंश, यानी कि आई कॉस 30 प्लस जे साइन 30। इसका मान कॉस 30 का वर्गमूल 3/2 आई प्लस 1/2 जी। ये आपका इकाई सदिश हुआ। एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से वामावर्त दिशा में 30 अंश का कोण बनाने वाली दिशा में मात्रक सदिश, याद है आपका। अगर हमसे ये कहते हैं कि इसी दिशा में कुछ परिमाण आपको देते, जैसे 10 इकाई परिमाण वाला सदिश निकालिए, तब भी हम पहले मात्रक सदिश निकालेंगे, फिर निकालेंगे अभीष्ट सदिश बराबर परिमाण गुणा मात्रक सदिश। परिमाण जितना भी होगा, मान लो 10 है तो 10 गुना वर्गमूल 3/2 आई प्लस 1/2 जी। यही क्वेश्चन था देखिए पहला। इसी से मिलता जुलता देखिए तीसरा क्वेश्चन भी है। पहले मैं एक बार देखिए पढ़ देता हूं। एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, उसके पश्चात वह उत्तर से पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है। उत्तर से पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर, उत्तर से 30 अंश पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है। प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये बिंदु, देखिए मैंने आपको 4 दिशाएं दिखाई, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यही होती हैं। ये इनका प्रतिच्छेद बिंदु है। कोई लड़की मान लीजिए यहां से चलना स्टार्ट करती है, वो 4 किलोमीटर चलती है पश्चिम दिशा में। मान लीजिए 4 किलोमीटर वो ये है पश्चिम दिशा में,
ये मैंने तीर का चिन्ह भी लगा दिया, यहां लिख देता हूं ये दूरी आपकी 4 किलोमीटर है। अब जहां पर मान लीजिए ये इस बिंदु पर पहुंची, मान लीजिए बिंदु ए है, अब यहीं से चलना स्टार्ट करेगी, लेकिन किस दिशा में? उत्तर से 30 अंश पश्चिम की दिशा। अब आप लोग सोचेंगे ये कौन सी दिशा है? सीधा अगर उत्तर कहते हम यहां से उत्तर कर देते 3 किलोमीटर, लेकिन उत्तर से 30 अंश पश्चिम की दिशा। मान लीजिए ये उत्तर है, उत्तर से ये देखिए, मैं आपको बताता हूं उत्तर दिशा ये, उत्तर से 30 अंश पश्चिम, उत्तर से 30 अंश पश्चिम, यानी कि इस दिशा की बात कर रहे हैं, जो उत्तर से कितने अंश पश्चिम की तरफ है? 30 अंश। चलिए मैं आपको ये इस तरीके से बना के दिखाता हूं, एक डॉटेड लाइन से। उत्तर से 30 अंश पश्चिम, ये देखिए ये इस दिशा में चलेगी, लेकिन इस बिंदु से, जो इसका ये अंत बिंदु है यहां से, अब ये स्टार्ट करेगी इसके समांतर चलना, और वो भी कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर। चलिए मैं यहां दिखा देता हूं ये चीज। उत्तर से 30 अंश पश्चिम, उत्तर से 30 अंश पश्चिम, यानी कि ये दिशा, ये 3 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है। चलिए 3 किलोमीटर चलने के बाद मान लीजिए बिंदु बी तक पहुंचती है, ये बिंदु बी, यहां लिख देता हूं मैं 3 किलोमीटर है। अब क्या पूछा है आगे? प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन ज्ञात कीजिए। प्रस्थान का जो प्रारंभिक बिंदु है, यहां से लड़की का विस्थापन इस बिंदु तक, मैं चलिए दिखा देता हूं। यह हमें निकालना विस्थापन, यानी ओ से लेकर बी तक का विस्थापन क्या है। यह विस्थापन देखिए कब निकलेगा? अगर हम वेक्टर ओ बी निकाल लें तो उसका जो परिमाण होगा वही ये दूरी होगी, क्योंकि किसी वेक्टर का जो परिमाण होता है वो उसकी लंबाई होती है। यानी अगर हम वेक्टर ओ बी निकाल लें, उसका जो परिमाण होगा, अब आप लोग सोचेंगे वेक्टर ओ बी कैसे निकलेगा? देखिए ए से बी की दिशा में, चलिए मैंने ये भी दिशा दिखा दी, तो वेक्टर ओ बी इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी, त्रिभुज नियम से वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी। अब आप लोग यही सोचेंगे ये कैसे निकालें कि वेक्टर ओ ए का मान भी हमें नहीं पता, वेक्टर ए बी का मान भी नहीं पता। तो एक बात मैं आपसे कहता हूं, जैसे मैंने आपको बताई थी बात इससे पिछले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, मैं इसे मानता हूं एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, इसके अनुदिश इकाई सदिश i, और ये है y अक्ष की धनात्मक दिशा, इसके अनुदिश इकाई सदिश j। अगर पूर्व दिशा में इकाई सदिश i है, तो पश्चिम दिशा में जो इकाई सदिश होगा वो होगा माइनस के i, क्योंकि ये सदिश देखिए समरेख है, लेकिन इनकी दिशाएं विपरीत हैं। अगर इसके अनुदिश इकाई सदिश i है, तो इसके अनुदिश इकाई सदिश होगा माइनस के i। इसका मतलब क्या है? अगर हम वेक्टर ओ ए का मान निकालते हैं, तो सदिश का मान निकालने का सूत्र क्या है? परिमाण गुणा इकाई सदिश। परिमाण कितना है? देखिए इसका 4 किलोमीटर, 4, और गुणा इकाई सदिश माइनस की आई, तो ये होता है माइनस के 4i। अब आता है वेक्टर ए बी का मान, ये भी इसी सूत्र से निकलेगा, सदिश बराबर परिमाण गुणा इकाई सदिश। अब ए बी का परिमाण 3 किलोमीटर, वो मैंने देखिए यहां लिख दिया। अब बची बात इकाई सदिश की, ए बी के अनुदिश इकाई सदिश, ए बी के अनुदिश इकाई सदिश। देखिए मैंने यहां पे आपको इकाई सदिश जो बताया, आई कॉस एल्फा प्लस जे साइन एल्फा मान सकते हैं आप, चाहे कॉस 90 माइनस एल्फा लिख सकती हैं, हम साइन एल्फा भी लिख सकते हैं उसको। नहीं तो मैं एक बात आपको बताता हूं, ये देखिए दिशा है, यही दिशा है, देखिए मैं तीर का चिन्ह लगाता हूं, ये दिशा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से कितना कोण बनाती है? देखिए 90 अंश तो यही हो गया, 90 और 30 कितना हो गया? 120। तो ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से कितना कोण बना रही है? 120 अंश का। इसका मतलब क्या है? आई कॉस 120, जितना कोण बनाए एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से वही देखिए आएगा। 90 और 30 कितना हो गया? 120, क्योंकि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से जो सदिश कोण बना रहा है वो 120 का बना रहा है, आई कॉस 120 प्लस, अब आता है वाई एक्स के अनुदिश। अब आप सोचेंगे वाई एक्स के अनुदिश
वाई अक्ष की धनात्मक दिशा से कितना कोण बनाता है, वो बनाता है 30 अंश, तो मैं cos 30 लिख सकता हूं। I cos 120 प्लस j cos 30, बिल्कुल ठीक है। आप लोग कहेंगे मैंने sin अल्फा लिखा था तो sin 120 आना चाहिए, वो भी बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि हम चाहे cos 30 का मान निकालें या sin 120 का मान निकालें, आएगा वो यही, कोई अंतर नहीं होगा। I cos 120 प्लस j sin 120 बिल्कुल ठीक है। और अगर आपको दोनों अक्षों से कोण पता है तो आप दोनों कोण सही सही लिख दें, दोनों के साथ cos ही आएगा। x अक्ष के साथ कोण 120, y अक्ष के साथ कोण 30, I cos 120 प्लस j cos 30 क्या आता है ये 3 cos 120 का मान माइनस के sin 30 माइनस का 1/2 तो माइनस के 3/2 I। चलिए मैंने ये लिख दिया। और cos 30 का मान वर्गमूल 3/2 गुणा 3 तो 3 वर्गमूल 3/2 j आता है। ये हुआ वेक्टर ए बी का मान, परिमाण गुणा इकाई सदिश। अब देखिए अगर हमें निकालना वेक्टर ओ बी का मान तो वेक्टर ओ बी त्रिभुज नियम से ओ ए प्लस ए बी, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी, क्योंकि त्रिभुज नियम से मैंने कहा था ये दोनों चीजें समान होनी चाहिए। ओ ए का मान माइनस के 4i, चलिए मैंने यहां लिख दिया, प्लस ओ ए बी का मान माइनस के 3/2i, वो भी चलिए मैंने यहां लिख दिया, प्लस 3 वर्गमूल 3/2j। सॉल्व करते हैं, -8 माइनस 4i और -3/2i। अगर मैं इसको बैलेंस करता हूं माइनस के 11/2i और प्लस के 3 वर्गमूल 3/2j। ये देखिए वेक्टर ओ बी निकल के आया। कौन सा वेक्टर निकल के आया? वेक्टर ओ बी। अब आप लोग यही सोचेंगे वेक्टर ओ बी तो मैंने देखिए ये निकाल दिया, हम इसका विस्थापन यानी ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, तो वेक्टर ओ बी का जो परिमाण होगा वही इसका विस्थापन होगा। और परिमाण कैसे निकालते हैं? वर्गमूल वाला सूत्र, आई के गुणांक का वर्ग यानी कि 121/4 माइनस के 11/2 का वर्ग प्लस 3 वर्गमूल 3/2 का वर्ग यानी कि 27/4। क्या आता है? वर्गमूल 148/4 यानी कि वर्गमूल 37। और क्योंकि यहां किलोमीटर दे रखा है ये भी किलोमीटर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए तीसरा जो मैंने आपको बताया ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं बताया आपको, बहुत सिंपल है। P और Q को मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक और परिमाण ज्ञात कीजिए। जब भी मैंने आपको बोला था निर्देशांक के रूप में आपको लिख के देते हैं कभी कभी बिंदु, तो पहले आपको उनको स्थिति सदिशों के रूप में लिखना पड़ता है। यानी वेक्टर OP का मान x1i प्लस y1j प्लस z1k और वेक्टर OQ का मान x2i प्लस y2j प्लस z2k। आपको क्या निकालना है? वेक्टर PQ, इनको मिलाने वाला सदिश OQ माइनस OP, x2 माइनस x1i, y2 माइनस y1j, z2 माइनस z1k, ijk के रूप में आपका आ गया। अब इसका आप घटक भी लिख सकते हैं अलग अलग, और इसका परिमाण कैसे निकालेंगे? वर्गमूल वाले सूत्र से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। या वो वर्क नहीं कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको जो बता रहा हूं वो है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपको ये दिया गया है, यदि वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर C, तो क्या यह सत्य है कि इसका मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C? क्या ये पॉसिबल है? यदि वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर C, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इनके अलग अलग मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। देखिए मैं आपको एक चीज चित्र से ही बता सकता हूं। मान लीजिए ये तीनों सदिश, ये मान लीजिए आपका वेक्टर A है, ये वेक्टर B है और ये है आपका वेक्टर C। तो यानी वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर C त्रिभुज नियम से। ये कंडीशन चित्र की सहायता से मैंने बताई, ये आपको दिया गया है, यानी वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर C त्रिभुज नियम से।
तो क्या ये पॉसिबल है कि इसका जो लंबाई होगी यानी इसका मापांक मैग्नीट्यूड वो इनके मापांकों के योगफल के बराबर होगा? ऐसा देखिए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये तब त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यदि वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है तो ये अगर त्रिभुज की कंडीशन है तो त्रिभुज की कंडीशन में तो देखिए ट्रू हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है, यानी इन दोनों का जो योगफल होगा वो इससे तो बड़ा ही होगा। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैं यहां देखिए आपको लिख के दिखाता हूं, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी बड़ा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए से, अगर ये त्रिभुज की कंडीशन को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर ये त्रिभुज की कंडीशन को फॉलो नहीं करते और कौन सी कंडीशन हो सकती है, चलिए वो भी देखते हैं। ऐसी कौन सी कंडीशन है? हो सकता है ये सदिश समरेखीय हो तो ये बात ट्रू हो जाए। त्रिभुज की कंडीशन में तो देखिए ये पॉसिबल है ही नहीं। अब देखिए यदि वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, चलिए मैं आपको मैथमेटिकल रूप में बताता हूं, तो इनके मापांक बराबर होंगे। दोनों सदिश बराबर हैं तो इनके मापांक भी आपस में कैसे होंगे? बराबर। और दोनों के मापांक अगर बराबर हैं तो मापांक के वर्ग भी बराबर होंगे। क्यों? क्या देखिए मैंने आपको पहले किसी एक क्वेश्चन में भी बताया था, क्योंकि मापांक के वर्ग को हम इस तरीके से लिखा b प्लस सी डॉट b प्लस सी, इस तरीके से लिख के दिखा सकते हैं। क्योंकि किसी सदिश का उसी सदिश से अगर हम डॉट गुणा करें तो जो हमारा आंसर आता है उसके मापांक के वर्ग के बराबर होता है, यानी b प्लस सी डॉट b प्लस सी मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस सी का वर्ग। अब इसे आपने कैसे सॉल्व करें? यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a का वर्ग इक्वल टू, चलिए मैं यहां गुणा करता हूं, b डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट b प्लस c डॉट c। ये कंडीशन तो देखिए अलग हो गई, इससे कोई मतलब नहीं, ये तो त्रिभुज वाली कंडीशन थी। अब ये अलग, अगर ये पॉसिबिलिटी जो बुक में दे रखी है अगर वो ट्रू है, वो कब हो सकती है? यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a का वर्ग इक्वल टू b डॉट b को क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ b का वर्ग। c डॉट c को क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ c का वर्ग प्लस b डॉट c प्लस c डॉट b, ये तो b डॉट c हो गया, तो 2b डॉट c। और 2b डॉट c का मतलब क्या है? b डॉट c का सूत्र ही मैं लगा देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ c इनटू cos थीटा। मैं ये मानता हुआ चल रहा हूं कि b और c के जो बीच में कोण है वो थीटा अंश का, तो ये हो गया देखिए 2b डॉट c, और 2b डॉट c का b डॉट c का मैंने सूत्र लगा दिया, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। अब देखिए अगर थीटा बराबर 0 हो जाए, थीटा बराबर कितना हो जाए? 0 डिग्री। मैं यहां से आगे लिख देता हूं, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री। अगर देखिए ये कंडीशन बिल्कुल अलग थी, मैं आपको इसी के आगे करके दिखा रहा हूं। यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो हमारे पास देखिए इस तरीके का सूत्र बचा, ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये इस तरीके से आया a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर। दोनों के स्क्वायर इक्वल हैं, अगर दोनों के स्क्वायर इक्वल हैं तो इनके वर्गमूल भी इक्वल होंगे। अब देखिए ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, यानी जो बुक में आपकी कंडीशन दे रखी है त्रिभुज वाली कंडीशन में तो देखिए बिल्कुल गलत, क्योंकि वहां पर तो इनका मान बड़ा ही होगा। लेकिन अगर इक्वल है वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब थीटा बराबर कितना हो जाए? 0 डिग्री, यानी इन दोनों सदिशों के जो बीच में कोण है b और c के बीच का कोण वो 0 डिग्री हो, अर्थात b और c आपस में कैसे होने चाहिए? समांतर। अगर b और c समांतर सदिश हैं तब ये पॉसिबल है, तो आपकी बुक वाली कंडीशन बिल्कुल ठीक है, बाकी कोई भी कंडीशन नहीं हो सकती थी।
अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर मैं आपको 5 होमवर्क में देता हूं, x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए सदिश x इंटू आई प्लस जे प्लस के एक मात्रक सदिश है। अगर ये एक मात्रक सदिश है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, तो इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट वाले सूत्र से निकाल के इक्वल टू 1 रख दीजिए, आप x का मान निकल के आएगा। हाँ छठा, चलिए मैं आपको बताता हूं, सदिशों a और b के परिणामी के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई है। देखिए हमें एक ऐसा सदिश निकालना है जो उनके परिणामी के समांतर है, तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है, हम इसका परिणामी कैसे निकालें। परिणामी का मतलब होता है, ध्यान रखें, दोनों सदिशों का या जितने भी आपको दे रखे हैं सदिश उन सबका योगफल, यानी वेक्टर a प्लस वेक्टर b। परिणामी सदिश पहला सदिश प्लस दूसरा जो भी आपको दे रखे हो। अब यहां अगर हम जोड़ते हैं तो 3i प्लस के j प्लस के 0k, भले ही यहां कैंसिल हो गया है, मैंने तब भी गुणांक लिख के दिखाया, ये हुआ परिणामी सदिश। अब देखिए हमें ऐसा सदिश निकालना है जो इसके समांतर हो, परिणामी के समांतर, और जिसका परिमाण आपको दे रखा है 5 इकाई। तो कभी भी कोई सदिश आपको निकालना है तो वो तो केवल एक ही सूत्र से निकल सकता है, परिमाण गुणा इकाई सदिश। परिमाण आपको दिया गया है, बचा इकाई सदिश निकालना, तो इसके अनुदिश इकाई सदिश अगर निकालना है, मैं यहां लिख देता हूं परिणामी के अनुदिश, परिणामी के अनुदिश इकाई सदिश। कैसे निकालेंगे, जो भी आपका परिणामी निकल के आया इसे इसके मापांक से हम भाग कर दें, बटे वर्गमूल के अंदर 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, 0 का वर्ग 0, 9 और 1 10, तो 3i प्लस जे प्लस 0k बटे वर्गमूल 10, ये आया। देखिए अगर आपसे ये बात कहते हैं परिणामी के अनुदिश इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, आपका यही आंसर कंप्लीट हो गया। लेकिन हमें देखिए ऐसा सदिश निकालना है जिसका परिमाण, दोबारा देख लेता हूं मैं, जिसका परिमाण जो आपको दिया गया है वो दिया गया है 5 इकाई। तो सदिश का सूत्र निकालने का क्या होता है, परिमाण गुणा इकाई सदिश, और वो इकाई सदिश कौन सा है, ये तो केवल परिणामी के समांतर निकालना, जिसके समांतर भी आपसे कहें वो सदिश आपको पता होना चाहिए। तो परिमाण गुणा इकाई सदिश, यानी 3i प्लस जे प्लस 0k बटे वर्गमूल 10। आप 5 से गुणा कर सकते हैं, अंदर इतना भी छोड़ सकती हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको होमवर्क में ही देना है। 3 सदिश आपको दिए गए हैं, सदिश 2a माइनस b प्लस 3c के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन तो इसी तरीके का हुआ। पहले आपको क्या निकालना है, 2a माइनस b प्लस 3c, इसे इसके मापांक से भाग कर दीजिए, इसके समांतर एक मात्रक सदिश आ गया। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकती हैं। अब देखिए जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं वो है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपको 8 दिया गया, इसमें 3 शीर्षों के निर्देशांक ही दिए गए हैं। उन्हें देखिए मैंने आपको हर बार ये बात बताई है, उन्हें आपको पहले स्थिति सदिशों के रूप में लिखना वो जरूरी है, यानी वेक्टर OA, वेक्टर OB और वेक्टर OC, इनके निर्देशांकों को आप स्थिति सदिशों में कन्वर्ट कर दें। अब ये हमें दिखाना है कि तीनों बिंदु संरेख हैं, यानी कि एक ही रेखा में है तीनों बिंदु। तीनों बिंदु, चलिए मैं आपको चित्र बनाता हूं इस तरीके से, ये A बिंदु और ये B बिंदु और ये संरेख हैं। तो संरेख के लिए देखिए पहले आप एक काम करें, वेक्टर AB का मान निकालें, OB माइनस OA। मैं यहां देखिए लिख देता हूं वेक्टर AB इज इक्वल टू OB माइनस OA। फिर चलिए निकालते हैं वेक्टर BC, वो आएगा वेक्टर OC माइनस वेक्टर OB। चलिए मैं इसके आगे लिख देता हूं मान, OB माइनस OA 4i प्लस 2j प्लस 6k, OC माइनस OB 6i प्लस 3j प्लस 9k।
अब ये अगर देखिए दोनों ए बी सी तीनों बिंदु संरेख हैं तो वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी ये भी संरेख होंगे। और संरेख का प्रतिबंध क्या है? संरेख या समांतर इनका जो अनुपात है यानी वेक्टर ए बी अनुपात वेक्टर बी सी ये एक अचर राशि आनी चाहिए। कैसे आएगी? देखिए इनको अगर मैं भाग करता हूं इसमें क्या कॉमन है? 2। मैं 2 कॉमन लेके लिखता हूं तो 2i प्लस जे प्लस 3k और इसमें 3 कॉमन है तो 2i प्लस जे प्लस 3k ये देखिए कैंसिल। क्या आती है? अचर राशि जो कि है 2/3। इसका मतलब क्या हुआ? वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी परस्पर समांतर हैं यानी कि संरेख, परंतु बी बिंदु दोनों में उभयनिष्ठ है। इससे सिद्ध होता है कि तीनों बिंदु ए बी तथा सी परस्पर संरेख हैं। यह बात देखिए इससे सिद्ध हो गई। अब इन्होंने इसमें एक पार्ट और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, यह भी दिखाइए कि बिंदु बी ए सी को किस अनुपात में विभाजित करता है। बी द्वारा ए सी को विभाजित करने वाला अनुपात यानी बी बिंदु ए सी को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मैं अगर आपसे कहता हूं कि वेक्टर ए बी बटे वेक्टर बी सी 2/3 है तो जो इनके मापांकों का अनुपात होगा यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी बटे मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी सी ये भी कितना होगा? 2/3, क्योंकि जो इनका अनुपात है वो एक अचर राशि है तो इनके मापांकों का अनुपात वो भी कितना होगा? 2/3 यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी अनुपात मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी सी बराबर 2/3 या ए बी अनुपात बी सी इसे मैं ये भी लिख सकता हूं ए बी अनुपात बी सी बराबर 2/3। यही हमें निकाल के दिखाना था यानी बिंदु बी रेखा ए सी को 2/3 में विभाजित करता है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपको स्थिर सदिश 2 बिंदुओं के दे रखे हैं। पी बिंदु का स्थिर सदिश 2a प्लस बी, क्यू बिंदु का स्थिर सदिश a माइनस 3b। ये जरूरी नहीं आपको आईजे के रूप में दिए जाएं, ये आपको इस तरीके से भी दिए जा सकते हैं। इसको मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिर सदिश ज्ञात कीजिए। यानी R एक ऐसा बिंदु है जो इसे 1:2 के अनुपात में, मैं यहां लिख देता हूं 1:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। किसे? पी क्यू को। तो इसका सूत्र देखिए मैंने आपको बताया था, पहला जो अनुपात है उसकी गुणा दूसरे सदिश से होती है माइनस क्योंकि बाह्य विभाजित है। दूसरा जो अनुपात है उसकी गुणा पहले सदिश से होती है बटे m1 माइनस m2। एक गुणा ओ क्यू यानी एक गुणा a माइनस 3b तो वो कितना हो गया? a माइनस 3b माइनस 2 गुणा 2a प्लस b तो माइनस के 4a चले मैं यहीं लिख देता हूं और माइनस के 2b बटे माइनस का 1 क्या आता है? a माइनस 4a माइनस के 3a और माइनस के 5b बटे माइनस का 1 तो ये होता है 3a प्लस 5b। ये तो आ गया R बिंदु का स्थिति सदिश। लेकिन इसमें आपसे एक बात और प्रूव करवाई, यह भी सिद्ध कीजिए कि बिंदु P रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु है। ये जो बिंदु P है ये RQ का मध्य बिंदु है। अगर हम RQ का मध्य बिंदु निकालें यानी मैं लिख देता हूं RQ के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश, RQ के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश OR प्लस OQ बटे 2। चलिए मैं यही लिखता हूं यानी कि OQ प्लस OR बटे 2 क्या आता है? चलिए सॉल्व करके देखते हैं। OQ a माइनस 3b प्लस OR 3a प्लस 5b बटे 2 4a प्लस 2b
बटे 2 इक्वल टू 2a प्लस बी, यानी आर क्यू के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश वो आया 2a प्लस बी, और ये 2a प्लस बी क्या है, वेक्टर ओपी, यानी आर क्यू का जो मध्य बिंदु है वो पी बिंदु ही हुआ। यही हमें सिद्ध करके दिखाना भी है, यानी आर क्यू का जो मध्य बिंदु है वो कौन सा बिंदु है, पी बिंदु। ये देखिए कौन सा क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10, एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं यानी कि संलग्न भुजाएं वो आपको दी हुई है। मैं चलिए यहां चित्र बनाता हूं समांतर चतुर्भुज। इसकी संलग्न भुजाएं, देखिए संलग्न भुजा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, संलग्न या आसन्न भुजा या तो ए बी और बी सी, ए बी और ए डी, ये नहीं होंगी। देखिए समरूप भुजाएं होती हैं, इनकी संलग्न भुजाएं हमें दे रखी हैं। मैंने एक संलग्न भुजा को वेक्टर ए माना और जो दूसरी संलग्न भुजा है उसे मैंने वेक्टर बी मान लिया। आप लोग नहीं भी मानेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें निकालना है इसके विकर्ण के अनुदिश इकाई सदिश। तो पहला विकर्ण तो देखिए वो यही हो गया, यानी कि वेक्टर AC। तो वेक्टर AC को अगर हम त्रिभुज नियम से लिखें, वेक्टर AC इक्वल टू वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC, यानी कि वेक्टर A प्लस B। इन्हें अगर हम जोड़ते हैं तो 2i प्लस i 3i माइनस के 6j प्लस के 2k, ये तो विकर्ण आया। लेकिन हमें निकालना है कि विकर्ण के अनुदिश इकाई सदिश, यानी AC के अनुदिश इकाई सदिश क्या आता है, 3i माइनस 6j प्लस 2k बटे वर्गमूल। इसके मापांक से अगर हम भाग कर दें, सदिश बटे मापांक, 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36, 2 का वर्ग 4, वर्गमूल 49, यानी कि वो कितना हो गया 7। तो 3i माइनस 6j प्लस 2k, चलिए मैं आगे लिख देता हूं, 1/7 मैंने बाहर लिख दिया, 3i माइनस 6j प्लस 2k। अब आता है दूसरे विकर्ण के अनुदिश, यानी BD के अनुदिश इकाई सदिश। तो इसका मतलब क्या है, पहले देखिए हमें वेक्टर BD निकालना पड़ेगा। हम BD को क्या लिख सकते हैं, BA प्लस AD, या BD को क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD। बात तो एक ही है। चलिए मैं BD को लिखता हूं BA प्लस AD, वेक्टर BA प्लस वेक्टर AD। अब BA किसके इक्वल होगा, माइनस का AB, क्योंकि AB और BA विपरीत दिशा में है, इसे मैंने माइनस का AB लिख दिया। और AD किसके इक्वल है, BC के, मैंने AD को लिख दिया BC। इसका मतलब क्या है, वेक्टर BC यानी कि वेक्टर B माइनस वेक्टर A, और वेक्टर B माइनस वेक्टर A, चलिए मैं इसके आगे लिखता हूं, वेक्टर B माइनस वेक्टर A, I माइनस 2i माइनस के I माइनस 2j प्लस 4j प्लस के 2j माइनस 3k माइनस 5k माइनस के 8k। ये हुआ वेक्टर BD। लेकिन अगर हमें निकालना है, देखिए BD के अनुदिश इकाई सदिश, तो वेक्टर BD बटे इसका मापांक, यानी कि माइनस के I प्लस 2j माइनस 8k बटे वर्गमूल 1 प्लस 4 प्लस 64, यानी कि वर्गमूल 69। इसका मतलब 1 बटे वर्गमूल 69, इसको मैंने बाहर ही लिख दिया, माइनस के I प्लस के 2j और माइनस के 8k। यह आपका दूसरा, पहले विकर्ण के अनुदिश इकाई सदिश, दूसरे विकर्ण के अनुदिश इकाई सदिश। अब देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 11 लिख रखा था यहां पर पहले ही,
ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड यानी तीनों अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश की दिक् कोसाइन यानी दिक् कोज्याएं क्या है? तीनों अक्षों के साथ जो बराबर कोण बनाता है ऐसा सदिश जो तीनों अक्षों के साथ बराबर कोण बनाता है। इसका मतलब क्या है? देखिए एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाता है सदिश वो तो हम अल्फा से दिखाते हैं, जो वाई अक्ष के साथ कोण दिखाते हैं वो होता है बीटा, और जो जेड अक्ष के साथ कोण होता है वो होता है गामा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। यही आपको प्रश्न में दे रखा है, ऐसा सदिश जो तीनों अक्षों के साथ बराबर कोण बनाता है। इसका मतलब क्या होता है? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। अब देखिए इनमें तीनों में क्या संबंध होता है, यह आपको एक क्वेश्चन और भी बता चुका हूं। इनकी दिक् कोसाइन जो होती है इनके वर्गों का योगफल वो होता है इक्वल टू 1। बीटा किसके इक्वल है? अल्फा के, और गामा भी किसके इक्वल है? अल्फा के। मैंने इन दोनों को भी चेंज कर दिया, बीटा की जगह भी अल्फा लिखा और गामा की जगह भी अल्फा ही लिखा, यानी कि 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3। तो cos अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। इसका मतलब cos बीटा भी इतना ही होगा, क्यों? क्योंकि अल्फा और बीटा इक्वल है, और cos गामा भी इतना ही होगा, यानी cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos गामा। अब देखिए हमें क्या निकालना था? ऐसे सदिश की दिक् कोज्याएं जो तीनों अक्षों से बराबर कोण बनाता हो, उसकी दिक् कोज्याएं हुई यही हुई, क्योंकि cos अल्फा cos बीटा cos गामा दिक् कोज्याएं होती हैं, यानी प्लस माइनस 1/√3 कॉमा 1/√3 कॉमा 1/√3। ये देखिए प्लस माइनस सभी के साथ आएगा, जैसे बुक में लिखा है प्लस माइनस, देखिए इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है। दिक् कोज्याएं कभी भी ब्रैकेट में नहीं लिखते, आपको दिक् कोज्याएं प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3, ये हुई दिक् कोज्याएं। आपको ये ब्रैकेट में नहीं लिखनी है, या आपको ऐसे ही छोड़नी है। ये उस सदिश की दिक् कोज्याएं हुई जो तीनों अक्षों से बराबर कोण बनाता है। ये हुआ देखिए कौन सा? क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, 13, 14। चलिए पहले मैं आपको आसान क्वेश्चन ही बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए यही तीनों मैं आपको पहले बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 15वें क्वेश्चन में देखिए आपको इस तरीके से लैंग्वेज दी है, यदि सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, यदि और केवल यदि a और b परस्पर लंबवत है। देखिए किसी भी क्वेश्चन में यदि और केवल यदि अगर ऐसा शब्द लिख के आता है तो आपको ये दो बार करके दिखाना है, प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति। प्रथम स्थिति में हम ये मानेंगे कि यदि ए और बी लंबवत हैं तो हम सिद्ध करके दिखाएंगे जो बुक में कंडीशन दी है, और द्वितीय स्थिति में हम कंडीशन को ट्रू मानेंगे तो हम सिद्ध करके दिखाएंगे ए और बी परस्पर लंबवत हैं, यानी एक दूसरे के विलोम। ये हमें सिद्ध करके दिखाने पड़ेंगे कब? यदि और केवल यदि में। देखिए पहली कंडीशन मैंने ये मानी यदि ए लंबवत है वेक्टर बी के। इसका मतलब क्या होगा? अगर ये दोनों लंबवत हैं तो इनका डॉट गुणा इक्वल टू कितना है? 0। यहां पे ये कंडीशन आपको दी हुई है, मैं इसे अंडरलाइन करता हूं, ये कंडीशन आपको दी हुई है, इसकी हेल्प से हमें निकालना है देखिए बुक वाली कंडीशन, यानी a प्लस बी डॉट ए प्लस बी, इसका मान क्या आएगा? a डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। आगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का मान 0, बी डॉट ए का मान 0, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ये देखिए कंडीशन आपकी प्रूफ होती है जो आपकी बुक में दी हुई है। इसका मतलब अगर ए और बी दो लंबवत सदिश हैं
तो a प्लस बी डॉट ए प्लस बी का मान वो इनके मापांकों के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। अब द्वितीय स्थिति हम इसे ट्रू मानेंगे, यानी a प्लस बी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू ये आपको दिया हुआ है। इसकी सहायता से हमें दिखाना है कि a और b परस्पर लंबवत होंगे। चलिए ये देखते हैं क्या आता है। a प्लस बी डॉट ए प्लस बी, जैसे मैंने ऊपर किया a डॉट ए प्लस a डॉट बी प्लस b डॉट ए प्लस b डॉट बी, ये मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब देखिए a डॉट ए का मान मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, चलिए मैं इसे यही कैंसिल कर देता हूं। b डॉट b का मान मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, वो देखिए मैंने इससे कैंसिल कर दिया। a डॉट b प्लस b डॉट a, ये हो गया 2 इंटू a डॉट b, यहां देखिए कुछ शेष नहीं बचा, इक्वल टू 0, 2 गया बटे में, इसका मतलब a डॉट b इज इक्वल टू 0। और अगर a डॉट b इक्वल टू 0 है तो इससे यही सिद्ध होता है कि वेक्टर a और वेक्टर b परस्पर कैसे हैं, लंबवत। ये भी सिद्ध हो गया। इस कंडीशन से देखिए ये प्रूव किया, और यहां पे इस कंडीशन से हमने ये चीज प्रूव की। अब देखिए पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 और 17 ही बता रहा हूं, हो सकता है जो बीच वाले क्वेश्चन हैं, नहीं तो वीडियो देखिए काफी लेंथी होगा, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर ये दिया है यदि a डॉट b ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि धनात्मक है, तो थीटा कोण किस अंतराल में होगा। a डॉट b का सूत्र आप लोग देखिए पढ़ चुके हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब मैग्नीट्यूड अगर ये a और b शून्य सदिश होंगे तभी शून्य हो सकता है, वरना ये तो आपका पॉजिटिव ही होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। केवल इस पे कंडीशन बचती है, ये पूरी राशि देखिए तभी पॉजिटिव हो सकती है जब ये चीज पॉजिटिव हो, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही है, इसका मतलब cos थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ये होना चाहिए। अब आप लोग जानते हैं cos थीटा धनात्मक कब होता है, पहले चतुर्थांश में होता है। cos थीटा धनात्मक कब होता है, पहले चतुर्थांश में। इसका मतलब क्या है, ये वेक्टर पहले चतुर्थांश में, यानी जो कोण थीटा है 0 से लेके किसके बीच में होना चाहिए, पाई बाई 2। यहां देखिए इक्वल टू का साइन भी है, इसलिए यहां भी इक्वल टू का साइन आएगा, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू 0 वो 90 पे, यानी 0 से लेके पाई बाई 2 में अगर कोण है, ये आपको ध्यान रखना है। कहने के लिए देखिए एक चीज और है, cos थीटा पॉजिटिव कब होता है, चौथे में भी होता है, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक। ऐसा इन्होंने ऑप्शन भी नहीं दिया, अगर वो ऑप्शन भी देंगे तो आपको वो भी ध्यान रखना है, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक। अब देखिए 17 क्वेश्चन में, 17 क्वेश्चन आपको दिया है, यदि a और b दो मात्रक सदिश हैं, अगर a और b दोनों मात्रक सदिश हैं तो इनके मैग्नीट्यूड 1 होंगे, मैंने देखिए पहले ये बात नोट करी, और उनके बीच का कोण थीटा है, तो a प्लस b एक मात्रक सदिश है यदि, इसका मतलब क्या है, a प्लस b एक मात्रक सदिश, a प्लस b एक मात्रक सदिश है, a प्लस b एक मात्रक है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल टू कितना होगा, 1। अगर a प्लस b एक मात्रक सदिश है तो इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 होगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 है तो इसका स्क्वायर भी 1 होगा, क्योंकि इसके स्क्वायर को ही हम लिख सकते हैं a प्लस बी डॉट a प्लस बी। आप लोग इसका सीधा वर्ग नहीं कर सकते, अगर मापांक आपको दे रखा है पहले आप मापांक का वर्ग दिखाएं, मापांक के वर्ग को आप डॉट गुणा के रूप में दिखाएं, यानी a प्लस बी डॉट a प्लस बी इक्वल टू 1। अब a प्लस बी डॉट a प्लस बी आपको पूरी करनी है, मैं देखिए इधर से देख के लिख रहा हूं, आपको देखिए मैंने इधर भी कर रखा है a प्लस बी डॉट a प्लस बी, क्या आता है, चलिए मैं सीधा लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ a का वर्ग प्लस 2a डॉट b प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का वर्ग इक्वल टू 1। ये चीज देखिए मैंने यहां लिख रखी थी, मैंने इसी को देख के लिखा सीधा। अब इसका मान 1 है तो ये 1 हो गया, इसका मान 1 है तो ये भी 1 हो गया, 1 तो 1 से 1 ये कैंसिल हो गया, ये वाला मान उधर गया माइनस में, यानी 2a डॉट b इक्वल टू माइनस k1, 2 इंटू a डॉट b इज इक्वल टू माइनस k1,
यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस के 1/2, क्योंकि 1 गया देखिए माइनस में, 2 गया बटे में, ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस के 1/2। अब देखिए अगर आपको कोण निकालना है तो ए डॉट बी का सूत्र क्या होता है, मैं देखिए यहां लिखता हूं, ए डॉट बी का सूत्र आपने पढ़ रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू cos थीटा इक्वल टू माइनस के 1/2। ए डॉट बी का सूत्र यही होता है। इसका मान 1 है, इसका मान भी 1 है, इनसे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, केवल आपका यही चीज बची, देखिए cos थीटा इज इक्वल टू माइनस के 1/2, और cos का मान माइनस के 1/2 कब होता है, 120 पर, यानी थीटा इज इक्वल टू 2π/3। ये आपका उत्तर आता है। अगर इसका ऑप्शन जो देखिए दिया हुआ है 2π/3 ऑप्शन, वो देखिए ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन है। जो आपको ऑप्शन दे रखा है वो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, डी ऑप्शन। अब देखिए जो 18वां क्वेश्चन है, मैं 19वां आपको होमवर्क में दे रहा हूं, 19वें में बिल्कुल हिंट नहीं दूंगा, आप लोग थीटा वाले सूत्र लगाएंगे, थीटा का मान निकल के आएगा। 18वां जो क्वेश्चन है, आई डॉट जे क्रॉस की, देखिए मैं आपको बता देता हूं जे क्रॉस की किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल, और आई डॉट आई कितना हो गया 1। ऐसे देखिए दोबारा क्या लिखा है, जे डॉट आई क्रॉस की, आई क्रॉस के किसके इक्वल होता है, माइनस के जे, और माइनस के जे डॉट जे माइनस के 1 हो गया। फिर क्या है, के डॉट आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे किसके इक्वल है, के के, और के डॉट के कितना हो गया 1, तो 1 - 1 + 1, इसका उत्तर 1 आता है, यानी कि सी ऑप्शन। 19वें क्वेश्चन में आपको थीटा वाले सूत्र लगाने हैं दोनों तरफ, तब आपका आंसर आएगा। अब देखिए जो इसके बीच के क्वेश्चंस बचे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।